हेलो दोस्तों, आप लोगों का पीसीएम जीजेडपी अड्डा में स्वागत है। आप लोगों के लिए कक्षा 12 का रसायन विज्ञान लेकर आ रहा हूँ आज। और आप लोगों का आज पहला दिन है। अध्याय 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। और अध्याय 1 जो है ठोस अवस्था, यहीं से आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर से आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। आप लोगों को अब धीरे धीरे सब विषय प्रोवाइड करने वाला हूँ। रसायन विज्ञान, गणित, यानी सीधा सीधा देख लीजिए, नाम ही है इस चैनल का पीसीएम, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तो इसलिए इस चैनल के मुताबिक आप लोगों को सब कुछ प्रोवाइड हो जाएगा। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए और आप लोग अपने दोस्तों को भी जोड़िए, जिससे इस चैनल का सभी लोग लाभ ले सकें। तो देखिए, ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ठोस अवस्था किसको कहते हैं। तो ठोस अवस्था जो होता है, इसमें जो अवयवी कण होते हैं, यानी ठोस अवस्था में जो अवयवी कण रहते हैं, ये प्रबल अंतरा अणुक बल द्वारा बंधे रहते हैं, जिससे गति करने में असमर्थ रहते हैं। यानी ठोस अवस्था जो होता है, उस ठोस अवस्था में जो अवयवी कण होते हैं, ठीक, जो अवयवी कण होते हैं वह प्रबल रूप से अंतरा अणुक बलों द्वारा जालक में संकुलित रहते हैं, और जिसके कारण वो गति करने में असमर्थ रहते हैं। असमर्थ, ठीक, यानी गति करने में असमर्थ रहते हैं, यानी गति नहीं कर पाते हैं। वह ठोस अवस्था कहलाती है, यानी वह ठोस अवस्था। और ठोस, अगर ये द्रव है, गैस है, तो इसमें जो अवयवी कण होते हैं वो इतना प्रबल नहीं रहता है, इसमें ज़्यादा प्रबल रहता है। यानी ठोस जो अवस्था होते हैं, इस ठोस अवस्था में जो अवयवी कण रहते हैं वो ज़्यादा प्रबल होते हैं, यानी अंतरा अणुक बल द्वारा ये बंधे रहते हैं और ये ज़्यादा प्रबल होते हैं, जिससे गति करने में असमर्थ रहते हैं, ठोस अवस्था कहलाते हैं। और जो द्रव है, तो ठोस की अपेक्षा जो अवयवी कण होते हैं इसमें कमज़ोर होते हैं और ये थोड़ा बहुत गति कर लेते हैं। और गैस है, तो इसमें अंतरा अणुक जो बल होता है वो बहुत ही कमज़ोर होते हैं और ये गति करने में समर्थ रहते हैं। तो आप लोग जान गए होंगे ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में जो अवयवी कण होते हैं वो ज़्यादा प्रबल होते हैं और एक दूसरे को बांधे रहते हैं, यानी अवयवी कणों को बांधे रहते हैं और ये गति करने में असमर्थ रहते हैं, अवयवी कण कहलाते हैं। अब जानेंगे ठोसों का वर्गीकरण। तो देखिए, यानी ठोसों का वर्गीकरण, तो ठोसों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। 2, यानी ठोस को मुख्य रूप से अगर बात करें तो ये 2 भागों में बांटा गया। पहला क्रिस्टलीय ठोस, यानी इसमें जो पहला है क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, ठीक, क्रिस्टलीय ठोस। अब क्रिस्टलीय जो ठोस हैं, मानेंगे किसको, तो क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस माना जा सकता है। क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस, यानी जैसे देखिए, क्रिस्टलीय यानी अगर साधारण भाषा में कहें तो क्रिस्टल यानी कड़ा, क्रिस्टल यानी जो कड़ा है, एकदम से कड़ा है, उसको कहेंगे क्रिस्टलीय ठोस। और ये वास्तविक रूप से इसको ठोस कहते हैं, वास्तविक ठोस इसको माना जाता है। जैसे देखिए, नमक यानी साधारण नमक। अब ये साधारण नमक है तो ये क्रिस्टल होता है। सुक्रोज, अब साधारण नमक है तो इसका फार्मूला भी देख लीजिए, NaCl, साधारण नमक। सुक्रोज, ठीक, ये क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। अब इसका भी अगर फार्मूला का बात करेंगे तो C12H
22O11, सुक्रोज। इसी तरह से हीरा, क्वार्टज, सिल्वर, ग्रेफाइट, आदि। ठीक, ये सब क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। अब अवयवी कण के मध्य, यानी जो अवयवी कण होते हैं वो मध्य, उसके बीच में बंधन बल रहता है और उस बंधन बल के द्वारा इसको यानी क्रिस्टलीय ठोस को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो ये निम्न प्रकार के होते हैं, यानी जो क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। यानी जो क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। अब चलिए इसमें बात करते हैं, पहला कौन है? तो पहला आणविक ठोस, पहला आणविक ठोस। तो ये 4 प्रकार के होते हैं, यानी जो क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस को 4 भागों में बांटा गया है। पहला नंबर आणविक ठोस, दूसरा नंबर आयनिक ठोस, तीसरा नंबर धात्विक ठोस, चौथा नंबर सहसंयोजक ठोस। यानी ये जो क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस को इन चारों में बांट दिया गया है। अब सबसे पहले जानेंगे आणविक ठोस के बारे में कि आणविक ठोस किसको कहते हैं, कैसे जानेंगे। तो इनमें जो बंध रहते हैं, यानी जो इनके बीच में बंध होता है और एक दूसरे को बांधे रखता है, वो वांडर वाल बल होता है। ठीक, यानी इनके अणुओं के मध्य, यानी आणविक ठोस है तो आणविक ठोस के अणुओं के मध्य वांडर वाल बल उपस्थित होते हैं। आणविक ठोस के बीच में वांडर वाल बल उपस्थित होते हैं और ये मृदु और निम्न गलनांक वाले होते हैं। जो आणविक ठोस होते हैं ये कैसे होते हैं? मृदु होते हैं, मृदु, और इनका जो गलनांक होता है निम्न होता है और ये विद्युत के कुचालक होते हैं। अगर इसके उदाहरण का बात करेंगे एग्जाम्पल का, तो CCl4 ये होता है सॉलिड, I2 आयोडीन ये भी होता है सॉलिड, ETC। तो देखिए आणविक ठोस जान गए होंगे, फिर से देख लीजिए। इनके बीच वांडर वाल बल उपस्थित होते हैं, यानी आणविक ठोस के बीच में वांडर वाल बल उपस्थित होता है और ये मृदु और निम्न गलनांक वाले होते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं और इसका उदाहरण है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, आयोडीन। अब इसी तरह से आगे बात करेंगे हम लोग आयनिक ठोस। तो आयनिक ठोस देखिए नाम से ही स्पष्ट, आयन, आयन का मतलब धनायन ऋणायन। आयन 2 प्रकार के होते हैं, वैसे उदासीन भी होता है। तो आयन यानी 2, धनायन ऋणायन, धनायन और ऋणायन। तो इनके मध्य धनायन और ऋणायन के मध्य प्रबल विद्युत स्थैतिक बल उपस्थित होता है। यानी इसके बीच में कौन सा बल होता है? तो धनायन तथा ऋणायनों के मध्य प्रबल विद्युत स्थैतिक बल उपस्थित होता है और इसी के कारण यह कठोर होते हैं। यानी आयनिक ठोस धनायन और ऋणायन के बीच में प्रबल स्थैतिक बल उपस्थित होता है, इसी के कारण ये क्या होते हैं? कठोर होते हैं और इनके गलनांक उच्च होते हैं, इनके गलनांक उच्च होते हैं। गलित अवस्था या जलीय विलयन में ये विद्युत के चालक होते हैं। यानी गलित अवस्था रहेगा तब भी और जलीय विलयन रहेगा तब भी ये विद्युत के चालक होते हैं। और इसके उदाहरण का अगर बात करेंगे तो NaCl,
और KNO3 ये इसका उदाहरण है। अब आगे चलिए, धात्विक ठोस। तो धात्विक ठोस यानी नाम से ही देखिए, धात्विक यानी धातु, ये क्या होते हैं? धातु होते हैं और ये विद्युत के चालक होते हैं। यानी जो धातु का परिभाषा है एकदम से सेम वही चीज़ है, बस इसमें ठोस लग गया है, धात्विक ठोस यानी ठोस का बात करेगा। तो ये जो धातु ठोस होता है, धात्विक ठोस जो होता है, विद्युत के चालक होते हैं, विद्युत के चालक। आघातवर्धनी यानी इसको पीटेंगे तो फैलेगा, और तन्य होते हैं। धातुओं की विद्युत चालकता, चमक, रंग आदि गुण इसमें उपस्थित होती है। और इसका उदाहरण Ag, Fe, Cu, etc आदि। ठीक, इसका ये उदाहरण है। फिर से इसको समझ लीजिए, धात्विक ठोस। तो धात्विक ठोस विद्युत के चालक होते हैं, आघातवर्धनी होते हैं और तन्य होते हैं। धातुओं की विद्युत चालकता, चमक, रंग आदि इसमें गुण उपस्थित होते हैं। और इसका ये उदाहरण है Ag, Fe, Cu आदि। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं अंतिम वाला ठोस का, यानी सहसंयोजक ठोस का। तो देखिए, सहसंयोजक ठोस यानी अधात्विक क्रिस्टलीय ठोसों के क्रिस्टल में निकटवर्ती परमाणुओं के मध्य प्रबल तथा दिशात्मक सहसंयोजक बंध होते हैं। यानी इसमें जो बंध होते हैं, सहसंयोजक बंध, यानी आप लोग कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं सहसंयोजक बंध। तो इसमें जो सहसंयोजक बंध होता है, यानी सहसंयोजक ठोस जो होते हैं, ये किस प्रकार से बनते हैं? सहसंयोजक बंध द्वारा बनते हैं, और इन्हें सहसंयोजक अथवा क्रिस्टल ठोस कहते हैं। सहसंयोजक अथवा क्रिस्टल ठोस कहते हैं। इनके गलनांक उच्च होते हैं तथा गलित अवस्था में ये विद्युत रोधी होते हैं। अगर इसके उदाहरण का बात करेंगे तो इसका उदाहरण है हीरा, सिलिकॉन, कार्बन इसे कार्बाइड याद रखिए, कार्बन छोड़ दीजिए, कार्बाइड, ग्रेफाइट आदि। यहाँ पर इसलिए कार्बन छोड़ दिए हैं क्योंकि ये देखिए कार्बन का ही ये उदाहरण है। हीरा, कार्बाइड, ग्रेफाइट ये कार्बन के अंतर्गत ही आते हैं, इसलिए इसका उदाहरण आपका हीरा, सिलिकॉन, कार्बाइड, ग्रेफाइट आदि ये हैं सब। तो ये आप लोग पढ़ लिए क्रिस्टलीय ठोस। अब अगला है अक्रिस्टलीय ठोस, यानी 2 नंबर अक्रिस्टलीय ठोस। तो याद रखिए, अक्रिस्टलीय ठोस 2 नंबर है, और इसको समझिए। इसमें संरचनात्मक इकाइयों की जो व्यवस्था होती है केवल लघुपरासी होती है। यानी इसमें संरचनात्मक इकाइयों की व्यवस्था केवल लघुपरासी व्यवस्था होती है, अर्थात इनमें जो कणों के व्यवस्था क्रम होती है वो अनियमित होती है। यानी इसमें कणों की जो व्यवस्था रहती है अनियमित होती है, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। और इसके उदाहरण है कांच, रबर, प्लास्टिक आदि। ठीक, तो देखिए अक्रिस्टलीय ठोस को पुनः समझ लीजिए
क्योंकि अक्रिस्टली ठोस आप लोगों को याद हो गया, तो इसी तरह से क्रिस्टली ठोस भी है। यानी अक्रिस्टली ठोस यानी इसमें जो कणों की जो व्यवस्था होती है लघु परासी होती है। अब लघु परासी समझेंगे, लघु परासी कैसा होता है मतलब, तो इसमें जो कणों के व्यवस्था क्रम होते हैं अनियमित होते हैं, यानी जो कणों की व्यवस्था होती है अनियमित होते हैं, अक्रिस्टली ठोस कहलाते हैं। अगर उदाहरण का बात करेंगे तो कांच, रबर, प्लास्टिक आदि। इसी तरह से पुनः एक बार समझ लीजिए क्रिस्टली, तो क्रिस्टली में भी होता है, इसमें जो यहाँ पर लघु है तो लघु की जगह पर हो जाएगा दीर्घ परासी व्यवस्था। यानी जो क्रिस्टली होती है उसमें जो व्यवस्था होती है कणों की वो दीर्घ होती है, दीर्घ परासी होती है, और इसमें अक्रिस्टली में लघु परासी, और क्रिस्टली में लघु परासी, अक्रिस्टली ठोस में लघु परासी और क्रिस्टली ठोस में दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। और देखिए अक्रिस्टली यानी अंतर के तौर पर ले रहे हैं, यानी क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय, ठीक। तो इसमें देखिए यानी क्रिस्टली में जो व्यवस्था होती है दीर्घ परासी व्यवस्था, और अक्रिस्टली में लघु परासी व्यवस्था होती है। पहला अंतर हो गया। अब दूसरा अंतर देखिए, जो क्रिस्टली होता है क्रिस्टलीय ठोस, उस क्रिस्टली ठोस में जो आपका कण होते हैं वो नियमित होते हैं, यानी कणों की जो व्यवस्था होती है नियमित होते हैं। क्रिस्टली में जो कणों की व्यवस्था होती है नियमित होती है, अक्रिस्टली में जो कणों की व्यवस्था होती है अनियमित होती है। और इसका उदाहरण है यानी क्रिस्टली ठोस का साधारण नमक, सुक्रोज, हीरा, क्वार्टज, सिल्वर, और अक्रिस्टली ठोस का उदाहरण है कांच, रबर, प्लास्टिक। और क्रिस्टली जो ठोस होता है वास्तविक ठोस माना जाता है, क्रिस्टली ठोस वास्तविक ठोस होता है, और अक्रिस्टली ठोस वास्तविक ठोस नहीं होता है। तो ये इसका डिफरेंस भी हो गया। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। तो अब आपका हेडिंग है क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक। अब समझिएगा क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक किसको कहते हैं। जो क्रिस्टली जालक यानी क्रिस्टली ठोसों में, यानी जो क्रिस्टली ठोस है उस क्रिस्टली ठोसों में अवयवी कणों, यानी जो क्रिस्टली ठोस है उस क्रिस्टली ठोसों में अवयवी कण। अब एक प्रॉब्लम और आ जाएगा छात्रों को कि अवयवी कण क्या होता है, तो इसको भी आप लोग पहले ध्यान में रखिए। अवयवी कण का मतलब हुआ परमाणु, अणु या आयन, ठीक। यानी अवयवी कण का मतलब परमाणु होगा, अणु होगा या आयन होगा। तो अवयवी कण जो होंगे इन एक निश्चित ज्यामिति में त्रिविम व्यवस्था होती है। यानी क्रिस्टली ठोसों में, यानी जो क्रिस्टलीय ठोस है उस क्रिस्टली ठोसों में अवयवी कणों की एक निश्चित ज्यामिति में त्रिविम व्यवस्था होती है। इस त्रिविम व्यवस्था को ही क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहते हैं, ठीक। त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक, तो पुनः याद रखिएगा, यानी जो क्रिस्टली ठोसों में अवयवी कणों की एक निश्चित ज्यामिति में त्रिविम व्यवस्था होती है। यानी क्रिस्टली ठोसों में अवयवी कणों की एक निश्चित ज्यामिति में
त्रिविम व्यवस्था होती है, इस त्रिविम व्यवस्था को ही क्रिस्टल जालक कहते हैं। यानी जो अवयवी कण है उस अवयवी कण में एक निश्चित ज्यामिति में त्रिविम व्यवस्था होती है। अब जब त्रिविम व्यवस्था होती है तो त्रिविम जालक कहेंगे। तो याद आया, जैसा हेडिंग से ही देख लीजिए स्पष्ट है, त्रिविम जालक यानी त्रि मतलब तीन, विम यानी विम होगा, बीम होगा, यानी तीन प्रकार की इसमें क्रिस्टल होगा। यानी देखने में जो लगेगा यानी जो व्यवस्था होगा त्रिविम होगी, यानी तीन भुजा जैसा होगा, इसलिए उसको कहेंगे त्रिविम जालक। अगर क्रिस्टलीय जालक एक बीमी हो, द्विबीमी या त्रिविमी भी हो सकता है। यानी ये क्रिस्टलीय जालक त्रिविम, तो त्रिविम देखिए ये त्रिविमी यानी तीन बीमा होगा। ये क्रिस्टल जालक एक बीमी भी हो सकता है, द्विबीमी भी और त्रिबीमी भी हो सकता है। तो अब याद रखिएगा कि एक बीमी कब होगा। एक बीमी का मतलब यानी अवयवी कण एक निश्चित दूरी पर सरल रेखा में, यानी इस तरह से सरल रेखा में पुनरावृत्ति करते हैं तो एक बीमी जालक बनता है। ठीक, एक बीमी जालक यानी जो अवयवी कण है उस अवयवी कण में निश्चित दूरी पर एक सरल रेखा में पुनरावृत्ति करते हैं तो एक बीमी जालक बनता है। पुनरावृत्ति यानी बार बार उसी पर पुनरावृत्ति करेगा एक सरल रेखा पर, तो एक बीमी। अब दो बीमी, तो अवयवी कण किसी तल में पुनरावृत्ति होती है तो द्विबीमी जालक, यानी अवयवी कणों की किसी तल में, यानी कोई भी तल है उस तल में पुनरावृत्ति होती है। अब देखिए एक जालक में एक सरल रेखा में पुनरावृत्ति होगा, लेकिन द्विजालक में किसी तल में पुनरावृत्ति होगी। कोई भी तल है उस तल में पुनरावृत्ति होगा तो उसे कहेंगे द्विबीमीय। त्रिबीमी, तो इसमें जो अवयवी कणों की त्रिविम में पुनरावृत्ति होगी। त्रिविम यानी तीन विमीय, यानी जो अवयवी कणों की त्रिविम में पुनरावृत्ति होती है तो उसे कहेंगे त्रिविम जालक। तो आप लोग जालक जान गए, चलिए आगे बात करते हैं। तो देखिए समझिए, इकाई सेल या मात्रक कोशिका, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसी हेडिंग के अंतर्गत आप लोगों को सवाल भी आता है। तो इसलिए आप लोग को बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा और इसको बढ़िया से समझ लीजिए। तो इकाई सेल या मात्रक कोशिका, तो इकाई सेल या मात्रक कोशिका किसी क्रिस्टल में सूक्ष्मतम जालक बिंदुओं का वह समूह है जिसकी त्रिआयामी पुनरावृत्ति करने पर क्रिस्टल का संपूर्ण जालक प्राप्त होता है। ठीक, यानी ये इकाई सेल या मात्रक कोशिका, तो इकाई सेल या मात्रक कोशिका किसी क्रिस्टल में सूक्ष्मतम जालक बिंदुओं का वह समूह है जिसकी त्रिआयामी पुनरावृत्ति करने पर क्रिस्टल का संपूर्ण जालक बनता है। इकाई सेल या मात्रक कोशिका कहलाता है। यानी इकाई सेल या मात्रक कोशिका से ही त्रिआयामी पुनरावृत्ति करने पर क्रिस्टल का संपूर्ण जालक प्राप्त होता है। यानी इकाई सेल से ही पूरा ये जो संरचनाएं प्राप्त होती है इसी से प्राप्त होती है। यानी जो क्रिस्टल का संपूर्ण जालक प्राप्त होता है इकाई सेल से ही प्राप्त होता है या मात्रक कोशिका से ही प्राप्त होता है। त्रिआयामी पुनरावृत्ति करने पर क्रिस्टल का संपूर्ण जालक प्राप्त होता है। इकाई सेल अगर बात करेंगे तो इकाई सेल दो
होते हैं। इकाई सेल के जो प्रकार है 2 है। अगर इसके पहला नंबर आद्य या सरल, आद्य या सरल या मूलभूत एकक कोष्ठिका या मूलभूत एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका। और दूसरा है केंद्रित एकक कोष्ठिका, केंद्रित एकक कोष्ठिका। ठीक, ये यानी ये 2 प्रकार का इकाई सेल, आद्य या सरल या मूलभूत एकक कोष्ठिका, और दूसरा नंबर है केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो आज के लिए इतना ही, फिर आप लोगों के लिए कल समझाऊंगा। आप लोग इतना कवर कर लीजिए, वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देख करके कंफर्म कर लीजिए, जिससे आगे बताएंगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये शुरुआत है। अगर शुरू में आप लोग समस्या कर दिए समझने में, या वीडियो को भगा भगा कर देखे जिससे समझ में नहीं आएगा, तो आगे चल कर के प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए वीडियो को आराम से देख लीजिए 2 बार 3 बार, जिससे कन्फर्म हो जाए डेली का डेली। अगर कन्फर्म हो जाएगा तो किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए थोड़ा शुरुआत है, तो शुरुआत में आप लोगों को हो सकता है थोड़ा बहुत दिक्कत, तो आप लोग घबराइएगा मत। पहला दिन है, दूसरा दिन, तीसरा दिन कन्फर्म आप लोगों को केमिस्ट्री आ जाएगा। बहुत भारी चीज़ नहीं है। जैसे देखिए, बात करेंगे केमिस्ट्री, यानी कम शब्द आ रहा है, कम मतलब आना, तो ये आएगा, बहुत आसानी से आएगा। इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और जुड़ जाए वो भी, जिससे इस चैनल का लाभ ले सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल।